ओके विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 11 में हिंदी माध्यम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है मूलभूत ख्याल और संकल्पनाएं। मूलभूत ख्याल, तो ये सभी चीज़ इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि भाई हम अर्थशास्त्र जो पढ़ने जा रहे हैं, तो अर्थशास्त्र के बेसिक कोई रूल्स है, तो रूल्स के हिसाब से हमें कुछ बातें सीख लेनी होती है, बराबर। तो उसके अंदर हमारा क्या क्या चीज़ आती है वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में मानव के आर्थिक व्यवहारों का अध्ययन अर्थशास्त्र में होता है। अर्थशास्त्र के अध्ययन की शुरुआत कई आधारभूत ख्याल और तथा उसके विस्तृत अर्थ समझ लेना अनिवार्य है, क्योंकि ये ख्याल बार बार उपयोग में आते हैं। शुरू में दी गई इन शब्दों और अर्थ तथा मूलभूत ख्यालों की स्पष्ट समझ प्राप्त करके अर्थशास्त्र का शेष अध्ययन सरल और समझने में योग्य बन जाता है। यानी उसके अंदर ये 4 बातों को हमें समझना है। इन शब्दों का बारंबार उपयोग होगा अर्थशास्त्र में, और उसके हमें क्या मतलब निकालना है वो हमें पहले सीख लेना है। जैसे कि अर्थशास्त्र की भाषा में वस्तु, सेवा और साधन, इनके मतलब क्या है ये हम पढ़ेंगे चैप्टर में। उसके बाद कीमत, मूल्य का अर्थ, कीमत किसे कहते हैं, मूल्य किसे कहते हैं, उसका अर्थ और अंतर, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है ये भी हम स्पष्ट करेंगे। उसके बाद आता है संपत्ति किसे कहते हैं, संपत्ति, और कल्याण क्या चीज़ है। और लास्ट पॉइंट हमें सीखना है व्यापार चक्र। तो व्यापार चक्र क्या होते हैं, तो अर्थशास्त्र में इन शब्दों का उपयोग बारंबार होता रहेगा, इसलिए ये सभी शब्द को हमें अच्छी तरह से समझ लेना जरूरी है। जिसमें सबसे पहले कीमत और मूल्य, बराबर। तो यहाँ पर दैनिक व्यवहारिक जीवन में हम कीमत और मूल्य को लगभग पर्यायी शब्द के रूप में उपयोग करते हैं। हम ऐसा मानते हैं कीमत बोलो या मूल्य बोलो, दोनों एक ही शब्द है, पर अर्थशास्त्र में ऐसा नहीं है। मूल्य का एक अलग अर्थ होता है निश्चित, और कीमत का एक अलग अर्थ होता है निश्चित। वह वस्तु मूल्यवान है, यह वस्तु कीमती है, इसकी कीमत अधिक है इत्यादि। वाक्य में कीमत और मूल्य को लगभग पर्यायवाची शब्द बना दिया गया है, किंतु अर्थशास्त्र के अध्ययन में उससे अलग अर्थ जानने में आवश्यक है। उसके अलग अलग अर्थ है जो हमें जानने के लिए आवश्यक है। उसके बाद कीमत में और मूल्य में, मूल्य का अर्थ सबसे पहले हम समझेंगे, मूल्य किसे कहते हैं। तो कीमत और मूल्य अलग से अर्थ स्पष्ट समझने के पूर्व मूल्य का अर्थ जानना आवश्यक है। व्यवहार में मूल्य को 2 तरह से देखा जाता है, एक उपयोगी मूल्य और दूसरा आता है विनिमय मूल्य। आप देख सकते हो कि उपयोगी मूल्य और विनिमय मूल्य। ठीक है, उपयोगी मूल्य क्या है, विनिमय मूल्य क्या है। तो हम कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जिसके लिए हमारे लिए उपयोगी मूल्य ज़्यादा है। सूर्य प्रकाश है, पानी है, बराबर है, ये सबों का मूल्य हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। खुराक है, बराबर, हवा है, सूर्य प्रकाश, पानी, हवा, खुराक, इनका मूल्य, उपयोगी मूल्य हमारे लिए अधिक है। वस्तु मानव जीवन के लिए कितनी उपयोगी है वह उसका उपयोगी मूल्य दर्शाता है। उदाहरण के रूप में खुराक, पानी, सूर्य प्रकाश, हवा इत्यादि का उपयोग मूल्य खूब अधिक है। विनिमय मूल्य, विनिमय मूल्य किसे कहते हैं कि जब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु कितनी प्राप्त होगी। यानी समझो कि मेरे पास 1 टन गेहूं है, तो 1 टन गेहूं के बदले में मुझे कितने किलोग्राम या कितने टन चावल मिल सकते हैं। 1 टन गेहूं के बदले में मुझे कितना कपड़ा मिल सकता है, या 1 टन गेहूं के बदले में मुझे कितनी भैंस, गाय या बकरी मिल सकती है। तो वह गेहूं का विनिमय मूल्य हुआ। विनिमय यानी गेहूं देकर उसके बदले में कोई चीज लेना। वस्तु या सेवा देकर उसके बदले में अन्य वस्तु या सेवा प्राप्त करना हो, तो एक वस्तु के बदले अन्य वस्तु में कितनी इकाई मिलेगी, यह संबंधित वस्तु का विनिमय मूल्य दर्शाता है। उदाहरण के रूप में गेहूं के बदले में कितने चावल मिलेंगे, यह गेहूं का विनिमय मूल्य दर्शाता है। अब आता है उपयोगी मूल्य और विनिमय मूल्यों के बीच का संबंध। बेटा, ऐसा हो सकता है कि कोई चीज का उपयोगी मूल्य है पर उसका विनिमय मूल्य 0 है, जैसे कि हवा
ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत कीमती है, उपयोगी है, पर हवा के लिए हम कोई पैसे नहीं चुकाते या हवा के बदले में हमें कोई वस्तु नहीं मिल सकती, इसलिए उसका विनिमय मूल्य नहीं है। यानी ऐसा कह सकते हैं कि जिसका उपयोगी मूल्य है पर उसका विनिमय मूल्य हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर उल्टा किसी चीज का विनिमय मूल्य है तो उसका उपयोगी मूल्य जरूर होगा। किसी का विनिमय मूल्य यानी समझो कि गेहूं का विनिमय मूल्य है कि उसके बदले में कितने चावल मिल सकते हैं, कितना कपड़ा मिल सकता है, या गेहूं देके पैसे खरीद सकते हैं या पैसे खरीद कर पैसे से गेहूं खरीद सकते हैं। तो हम गेहूं के बदले चावल या गेहूं के बदले कपड़ा या गेहूं के बदले बकरी गाय भैंस कब लेंगे? जब हमें उसकी उपयोगिता होगी, बराबर। यानी जिसका विनिमय मूल्य है उसका उपयोगी मूल्य जरूर होगा, वो हमारे लिए उपयोगी चीज होगी तभी हम उसके लिए विनिमय करने के लिए तैयार हो गए हैं। ओके, तो ये हुआ उपयोगी मूल्य और विनिमय मूल्य के बीच का संबंध। मैं पढ़ भी रहा हूं आगे, वस्तु का उपयोगी मूल्य हो तो उसका विनिमय मूल्य होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता, किंतु जिसका विनिमय मूल्य हो उस वस्तु का उपयोगी मूल्य निश्चित है, उपयोगिता है और उस पर किसी व्यक्ति या पीढ़ी का कोई नियंत्रण न हो तो ऐसी वस्तु का विनिमय मूल्य अत्यंत नीचा होता है। जिसके ऊपर किसी की मालिकी ना हो उसका उपयोगी मूल्य बहुत कम होता है। जैसे सूर्य प्रकाश, हवा, पानी, वो किसी मालिकी की नहीं है, कोई नहीं बोल सकता कि हवा मेरी है, मैंने खरीदी है, बराबर। तो उसका मूल्य बहुत कम रहता है जो कुदरत ने हमें दी है मुफ्त में, बराबर, जिसके लिए किसी को कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। उदाहरण के रूप में सूर्य प्रकाश, हवा, पानी इत्यादि। जिन वस्तु की कमी हो, पूर्ति पर बहुत कम लोगों का नियंत्रण हो, उस वस्तु की उपयोगिता का मूल्य होने के बावजूद विनिमय मूल्य ऊंचा रहता है। जैसे कि सोना, चांदी, हीरा, माणिक, मोती। इन वस्तुओं की कमी होने के कारण इनका विनिमय मूल्य ऊंचा है। यह बात याद रखनी अनिवार्य है कि एक समय और स्थान पर जिसका विनिमय मूल्य कम हो उसका अन्य स्थान या समय पर विनिमय मूल्य ऊंचा हो सकता है। उदाहरण के रूप में पानी का विनिमय मूल्य 0 था, किंतु शुद्ध पानी की कमी के कारण उसका विनिमय मूल्य बहुत ऊंचा है, बराबर। उसके बाद हम देखते हैं कि इस प्रकार मूल्य यानी क्या होता है कि मूल्य या सेवा अन्य वस्तु के प्रमाण में विनिमय मूल्य कहलाता है। जबकि कीमत किसे कहते हैं? तो कीमत यानी वस्तु या सेवा के बदले में चुकाई गई राशि का प्रमाण। कीमत किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसके बदले में हम कितने पैसे चुकाते हैं, वो पैसे ही वस्तु की कीमत कही जाती है, बराबर। उसके बाद वस्तु और सेवा, वस्तु और सेवा। तो वस्तु अपनी व्यक्ति की तमाम आवश्यकता को अलग अलग तरह से संतुष्ट करने का प्रयास करती है। जिन्हें भौतिक विषय द्वारा आवश्यकता की संतुष्टि की जाती है उसे वस्तु कहते हैं। सेवा, एक मिनट विद्यार्थी मित्रों, चलो सेवा किसे कहते हैं? अभौतिक विषय सेवा, जिसे कि भूख संतुष्ट करने के लिए खुराक वस्तु है और जिज्ञासा वस्तु को संतुष्ट करने के लिए सेवा के रूप में या शिक्षा सेवा के रूप में मानी जाती है। तो वस्तु क्या होती है? वस्तु भौतिक संतोष बताती है। जमीन, मकान, जायदाद, गाड़ी, बंगला, ये सब भौतिक है। भौतिक मतलब छू सकते हैं, देख सकते हैं या गिन सकते हैं। भौतिक वस्तु यानी जिसको हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसा गिन सकते हैं, बराबर। अभौतिक वस्तु मानी संतोष, सेवाएं अलग अलग प्रकार की, मुसाफरी की सेवा है, बैंकिंग की सेवा है, बराबर। इसके अलावा भोजन की सेवा, पानी की सेवा, ये सभी ऐसी सेवा है कि जिसको आप गिन नहीं सकते, उसका एहसास कर सकते हैं। जैसे गर्मी, ठंडी, इसका हम एहसास करते हैं। वैसे ही समझो कि एक बच्चे को मैं एक चॉकलेट देता हूँ तो वो चॉकलेट यह भौतिक वस्तु है। चॉकलेट देख सकते हैं, गिन सकते हैं, पर वो चॉकलेट बच्चे को मिलेगी और वो जितना खुश होगा, उसका आनंद जो होगा, उसे हम लोग सेवाएं के रूप में कहेंगे। उसको आनंद जो हुआ वो हम गिन नहीं सकते हैं, बराबर। तो आनंद यह अभौतिक वस्तु है। ऐसे ही हम पिक्चर देखने जाते हैं तो पिक्चर देखने के लिए हम क्या करते हैं?
कि भाई पैसे की टिकट लेते हैं, पैसे चुकाते हैं और पिक्चर देखते हैं, और बहुत अच्छा पिक्चर हो जैसे मुस्कुराने वाला खड़खड़ाहट ऐसा वैसा, या कोई एवेंजर्स की सीरीज हो, तो वो चीज़ हमें अच्छी लगती है कि भाई चलो हाँ पिक्चर देखा, मज़ा आ गया। तो ये जो आनंद है वो कैसा है, एक सेवा के रूप में है, और ये सेवा मनोरंजन की किसने दी, हमें थिएटर वालों ने दी। तो ये अभौतिक संतोष है। उसके बाद आता है वस्तु और सेवाओं के प्रकार। तो वस्तु और सेवाओं के प्रकार में भौतिक और अभौतिक वस्तुएं, बराबर। सबसे पहला भौतिक और अभौतिक वस्तुएं। भौतिकता के आधार पर वस्तु के दो प्रकार है, भौतिक वस्तु और अभौतिक वस्तु, जिसमें से सेवा के रूप में हम जानते हैं। जबकि बैट, गेंद, टीवी, फ्रिज, मोबाइल मापा जा सकता है, ऐसी वस्तु को भौतिक वस्तु मानते हैं। जबकि शिक्षा, संगीत, चिकित्सा, सलाह, ये सभी अभौतिक वस्तु या सेवा के रूप में जाना जाता है। सर्वसुलभ वस्तुएं और आर्थिक वस्तुएं। सर्वसुलभ यानी सबको मिले ऐसी, जिसके ऊपर कोई पाबंदी ना हो, जिसके लिए आपको कोई पैसे ना चुकाने पड़े, जैसे कि हवा, पानी, सूर्य प्रकाश, ये सर्वसुलभ वस्तु है जिसके लिए आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ता है, कुदरत की ओर से हमें फ्री मिला है। उसके बाद आती है आर्थिक वस्तुएं। तो आर्थिक वस्तुएं किसे कहते हैं, जिस वस्तु की पूर्ति नियंत्रित की जा सकती है और जिसकी कमी और उसका क्रय विक्रय किया जा सकता है, ऐसी तमाम वस्तु या सेवाओं को आर्थिक वस्तु या कमी वाली वस्तु भी कह सकते हैं। जिसकी कमी हो, जिसका विनिमय मूल्य हो, जिसको खरीदा या बेचा जा सके, टीवी, फ्रिज, मोबाइल वगैरह सब, ये सभी ऐसी चीजें हैं जिसे हम लोग आर्थिक वस्तुएं भी कहते हैं। फिर आती है नाशवंत वस्तुएं और टिकाऊ वस्तुएं। नाशवंत वस्तुएं कैसे कहते हैं, जो समय के साथ जिसका नाश हो जाता है। तो आप देखो दूध या मिठाइयाँ ऐसी चीज है जो समय के साथ नाशवंत होती है। दूध हम 1 या 2 दिन के लिए संभाल के फ्रिज में रख सकते हैं, तीसरे चौथे दिन वो बिगड़ जाता है। तो ऐसी वस्तु है जो फल है, सब्जी है, इसको बहुत लंबे अंतराल तक हम नहीं खींच सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन 10 दिन, बराबर। तो फल सब्जी ये भी एक नाशवंत वस्तु है, समय के साथ उसका नाश हो जाता है। उसके बाद आती है टिकाऊ वस्तु। टिकाऊ वस्तु किसे कहते हैं, बराबर। तो टिकाऊ वस्तु इसे कहते हैं कि जो चीज़ लंबे समय तक चले। मैडम टिकाऊ वस्तु उसे कहते हैं जो लंबे समय तक चले, बराबर है। लंबे समय तक यानी टीवी, फ्रिज, मकान, दुकान, फर्नीचर, फैन, एसी, ये सब 10 साल 5 साल के लिए भी होते हैं, बहुत लंबे अंतराल के लिए, तो उसे हम टिकाऊ वस्तु भी कहते हैं। उसके बाद आती है निजी वस्तुएं और सार्वजनिक वस्तुएं। निजी, जो किसी व्यक्ति की मालिकी की हो, उसे निजी वस्तु कहते हैं। जैसे ये मेरा मकान हो या मेरी गाड़ी हो, मेरा बाइक हो, तो ये मेरे लिए निजी वस्तु है, इसका उपयोग मैं ही कर सकता हूँ और मेरी अनुमति से कोई और कर सकता है, वरना वो नहीं कर सकता। ओके। फिर आती है सार्वजनिक वस्तु। सार्वजनिक, AMTS बस, BRTS बस, रेलवे, प्लेन, ये सभी चीज़ें क्या है, सार्वजनिक वस्तु। इसमें हर कोई जा सकता है, बैठ सकता है, टिकट खरीद सकता है। जितना आनंद आपको उसमें मिलेगा उतना ही दूसरे को मिलेगा। आपकी वजह से दूसरे का आनंद कम या ज़्यादा नहीं हो सकता है, जिसे सार्वजनिक वस्तु कहते हैं। पुल है, रास्ते है, नदियों का पानी है, डैम है, ये सब चीज़ें सार्वजनिक वस्तुएं कहलाती हैं। उपभोग वस्तु है और उत्पादक वस्तु है। उपभोग जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, ऐसी वस्तुओं को हम लोग उपभोग की वस्तुएं कहते हैं। और उत्पादन की वस्तु मतलब क्या होती है, तो भाई जिसका उत्पादन किया जाता है। जैसे कि भाई ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर वो कोई कंपनी बनाती है और उस ट्रैक्टर का उत्पादन करने के बाद किसान उसको खरीदता है और खेतों में उसके लिए फसल या चावल बोता है और फसल पैदा करता है। वही फसल बाजार में पैसे से बेचता है, वो फसल हम पैसे से खरीदते हैं। तो ये फसल यानी गेहूँ, चावल, सब्जी, फ्रूट्स वगैरह, ये सब हमारे लिए उपभोग की वस्तु है, जिसको हम खाते हैं या उसका यूज़ करते हैं। और उत्पादक की वस्तुएं मानी क्या, तो उत्पादक की वस्तु यानी जो चीज़ का उत्पादन किया जाता है। जैसे शक्कर है या गुड़ है, तो उसके लिए गन्ना चाहिए, गन्ने के रस में से शक्कर या गुड़ बनती है, तो ये उत्पादन हुआ, नई चीज़ बनाई, मानव सर्जित होती है। उसके बाद देखेंगे संपत्ति और कल्याण। तो संपत्ति किसे कहते हैं, अल्फ्रेड मार्शल, जो वस्तु का उपयोगी मूल्य हो, कमी बराबर बनाई जाती हो, विनिमय मूल्य योग्य हो और जिस पर व्यक्तिगत मालिकी संभव हो, उसे संपत्ति कहते हैं। संपत्ति यानी जिसकी अछत हो, जिसके ऊपर कोई मालिकी हक कर सकता है, बराबर, या फिर वो उपयोगी मूल्य वाला हो। इन सभी चीज़ों के गुणधर्म जिसमें मिले वो हमारे लिए संपत्ति। संपत्ति
लंबे समय तक होती है। संपत्ति के लक्षण, बराबर। तो संपत्ति के लक्षण में सबसे पहला है संपत्ति उपयोग का गुण वाली होनी चाहिए, बराबर। मानवीय आवश्यकता संतुष्ट करने का गुण अर्थात उपयोगिता का गुण संपत्ति का प्रथम लक्षण है। वह मनुष्य की आवश्यकता को संतुष्ट करने के गुण रखते हैं, अर्थात वह उपयोगी है। मकान, वाहन, सोना, चांदी, गहने इत्यादि संपत्ति मानी जाती है। दूसरा, उसकी कमी होनी चाहिए, बराबर। वस्तु के उपयोग का गुण होने के साथ उसकी कमी का भी गुण होना चाहिए, क्योंकि कमी वाली वस्तु की ही विनिमय मूल्य होते हैं। सर्वसुलभ वस्तु सभी के लिए बड़ी सरलता से मिल जाते हैं, इसीलिए उन्हें संपत्ति कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उसका विनिमय मूल्य नहीं है। उसके बाद भौतिक अथवा तो बाह्य धारण कर सकते हैं, भौतिक अथवा तो बाह्य स्वरूप धारण कर सकता है। भौतिक वस्तु होनी चाहिए संपत्ति, गिन सकते हैं। जैसे मेरे पास एक टीवी है, 2 टीवी है, या मेरे पास एक मकान है, 2 मकान है, मेरे पास बाइक्स 1 है, 2 है, एक एक्टिवा, एक गाड़ी है। तो ऐसी वस्तुओं को भौतिक वस्तु भौतिक स्वरूप में होनी चाहिए। अभौतिक स्वरूप की वस्तु या संपत्ति नहीं कहलाती, बराबर। उसके बाद आता है कि विनिमय योग्य होनी चाहिए। विनिमय यानी आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे हम पैसे देकर मकान, दुकान, बाइक्स या गाड़ी खरीदते हैं, या मकान, दुकान, बाइक्स या गाड़ी बेचकर पैसे खरीदते हैं, यानी पैसे प्राप्त करते हैं। तो ये चीज हुई थी विनिमय मूल्य, यानी इसके बदले में आपको क्या मिल सकता है वो आपको होना चाहिए। टिकाऊपनों का गुणधर्म, टिकाऊपना तो वो लंबे समय तक चलनी चाहिए, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल ऐसा चलनी चाहिए। आप कोई भी गाड़ी लेते हैं 6-7 साल के लिए चलाते हैं, मकान लेते हैं 20-50 साल के लिए चलाते हैं। तो ये इसके अंदर टिकाऊ गुण भी होना चाहिए। उसके बाद आते हैं संपत्ति के प्रकार। तो व्यक्तिगत संपत्ति और सामाजिक संपत्ति। व्यक्तिगत बाइक, मकान, दुकान, स्कूटर, ये सभी उदाहरण एक ही है, उसके अलग अलग स्वरूप बताए गए। ये व्यक्तिगत संपत्ति है, निजी संपत्ति है। सामाजिक संपत्ति यानी पुल, रास्ते, AMTS बस, बराबर। उसके अलावा बांध या सार्वजनिक कोई भी इमारत है, तो ये सभी सामाजिक संपत्ति है। राष्ट्रीय संपत्ति तो हमारे देश की नदियों का पानी, हमारी ट्रेन की व्यवस्था है, ये हमारी सब राष्ट्रीय संपत्ति कहलाती है। अंतरराष्ट्रीय संपत्ति, समुद्र, भारत के तीन तरफ समुद्र है, तो इस समुद्र का हिस्सा जो है कुछ भारत की हद में, पर भारत की हद छोड़ने के बाद आगे का जो समुद्र है वो अंतरराष्ट्रीय है, सभी देशों के लिए। तो समुद्र के ऊपर कोई कब्जा नहीं कर सकता, समझे। सभी देशों के पास या कोई देशों के पास समुद्र नहीं भी है, तो समुद्र का जो हिस्सा है बीच का वो अंतरराष्ट्रीय सरहद के रूप में माना जाता है। सभी देश के वाहन उसमें आ जा सकते हैं, मतलब बोट्स वगैरह ये सब आ जा सकते हैं। ओके, तो विद्यार्थी मित्रों इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं, बराबर। आगे के वीडियो में हम बाकी का पार्ट्स देख रहे हैं। ओके, अस्तु।